Okay, so hello and welcome everyone. My name is Anshul and today I'll be teaching you chapter 2, that is the sound of music from class 9 CBSE literature book from Beehive. See, this chapter has two parts. I'll be teaching you part 1, that is Evelyn Lenny listens to sound without hearing it. This is a very interesting story of a young girl who reached the top with her dedication and hard work. This story is written by Deborah Cowley. She is an Ottawa-based writer and podcaster. Ottawa is the capital of Canada, as you all know. So now let's move forward in the story. Okay, so we begin with the first paragraph. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. मतलब कि रश आवर क्राउड्स आप ऐसे समझिए कि एक ऐसा पीक टाइम होता है ट्रेन प्लेटफॉर्म पे जब जो क्राउड होती है वो वहाँ जगह के लिए धक्का मुक्की करती रहती है और इसी बीच अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन 17 years was excited yet nervous as she felt the vibrations of the train approaching towards her. मतलब कि एक लड़की होती है वो 17 साल की होती है बट उससे कम उम्र की वो लग रही होती है। वो एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी उसी टाइम पे जब उसको पता चल रहा था कि जो ट्रेन थी वो उसकी तरफ आ रही थी। वो वाइब्रेशन से पता कर रही थी। आज उनका रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में है वहाँ पे आज उनका पहला दिन था बट वो थी कहाँ से, वो स्कॉटलैंड से थी। और जो स्टोरी का सबसे बड़ा पार्ट है, जो मेन चैलेंज इस कैरेक्टर साथ रहता है वो ये रहता है कि दैट शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। अब प्रोफाउंडली का मतलब होता है ऑलमोस्ट और कम्प्लीटली अनएबल टू हेयर। तो चलिए बढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ की तरफ। यहाँ पे लिखा रहता है कि एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। मतलब कि ऐसा समझिए कि एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की क्षमता थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। उनकी मम्मी इसाबेल ग्लेनी का ये कहना है कि उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ जब 8 साल की एवलिन ग्लेनी पियानो बजाने के लिए खड़ी थी। उनके पेरेंट्स ने उनका नाम बुलाया बट वो मूव ही नहीं की। तब जाके इसाबेल ग्लेनी जो उनकी मम्मी का नाम है, उनको ऐसा लगा कि शायद एवलिन ग्लेनी ने सुना ही ना हो, मतलब कि उन्हें सुना ही नहीं दिया हो। अब कुछ समय के लिए तो एवलिन ग्लेनी ने ये बात अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड से छुपाई रखी बट जब वो 11 साल की हुई, जब उनके नंबर्स काफ़ी कम आने लगे, तब उनकी जो स्कूल की हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने उनके पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि आप इन्हें एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। अब जब वो स्पेशलिस्ट के पास गए तब स्पेशलिस्ट ने बताया कि इनकी सुनने की क्षमता बहुत कम हो गई है। क्यों कम हो गई है? एक ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से, मतलब कोई नस की दिक्कत की वजह से उनकी सुनने की क्षमता काफ़ी कम हो गई। और उनके पेरेंट्स को ये एडवाइस किया गया कि आप इन्हें प्रॉपर हेयरिंग एड्स के साथ एक ऐसे स्कूल भेजिए जो कि डेफ चिल्ड्रन के लिए हो। और इसी बात पे एवलिन ग्लेनी कहती थी, मतलब उन्होंने कहा कि एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक। मतलब ऐसा लगा कि सब जगह अंधकार हो गया, मतलब कि उन्हें ऐसा लगा कि हर जगह काला उन्हें दिखने लगा हो। और इसी तरह ये सेकंड पैराग्राफ का एंड होता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड पैराग्राफ की तरफ। एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। एवलिन हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें म्यूजिक में ही अपना इंटरेस्ट परस्यू करना है। उन्होंने एक बार देखा एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी जाइलोफोन ही बजाएंगी। काफ़ी टीचर्स ने उन्हें डिस्करेज भी किया बट एक परकशनिस्ट, अब एक परकशनिस्ट का मतलब ऐसा समझिए कि जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हो। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जिनको जब आप टैप करें, शेक करें या स्ट्राइक करें तब वो आवाज़ करते हो। जैसे कि आपका जाइलोफोन हो गया, ड्रम हो गया, तबला हो गया, ढोल हो गया, ये सब परकशन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो इन्हें बजाते हैं उन्हें परकशनिस्ट कहते हैं। परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उन्होंने उनका पोटेंशियल स्पॉट किया। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स। उन्होंने 2 ड्रम लिए और उन्हें ट्यून करना स्टार्ट किया, मतलब एडजस्ट करना, एक को हायर नोट के लिए, एक को लोअर नोट के लिए। और एवलिन बताती हैं कि उन्होंने कहा था रॉन फोर्ब्स ने कि एवलिन आप कान से सुनने की कोशिश मत करिए, आप किसी और तरीके से साउंड वाइब्रेशंस को महसूस करने या सुनने की कोशिश करिए। तब क्या हुआ कि एवलिन ने बताया कि वो एक्चुअली साउंड वाइब्रेशंस को महसूस कर रही थी। जो हायर नोट वाला था वो उनके वेस्ट के ऊपर से जा रहा था और जो लोअर नोट वाला था वो वेस्ट के नीचे से जा रहा था। और फिर उन्होंने ये बात रॉन फोर्ब्स को बताई तो रॉन फोर्ब्स ने ये एक्सरसाइज फिर रिपीट की। तब एवलिन ने बताया कि वो काफ़ी बॉडी पार्ट से नोट्स को अपने बॉडी पार्ट में जाते हुए महसूस कर रही थी। और उन्होंने कहा एवलिन ने कि उन्होंने सीख लिया था साउंड वाइब्रेशंस को अपने माइंड और बॉडी से महसूस करना। एंड द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी सब उनका दृढ़ निश्चय और मेहनत थी। ओके, नाउ सो लेट्स मूव टू द फोर्थ पैराग्राफ। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। इसके बाद एवलिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड यूके विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का टूर किया एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू मेक अ लाइफ इन म्यूजिक। मतलब कि जब वो 16 साल की हुई तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो म्यूजिक में ही अपनी लाइफ बनाएंगी, मतलब अपना करियर बनाएंगी। इसलिए उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक जो कि लंदन में है वहाँ पे उन्होंने अपना ऑडिशन दिया और उस अकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर किया। और इसके बाद वो ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंसेस से सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ मूव की। मतलब ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है कि एक बैंड होता है, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, पहले वो करती नहीं बट उसके बाद फिर वो सोलो परफॉर्मेंसेस की तरफ मूव की। और अपने 3 साल के कोर्स के बाद उन्होंने कई टॉप अवार्ड्स भी जीते। So let's move to the fifth paragraph.
एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, मतलब इतना सब होने के बावजूद भी एवलिन नहीं चाहती थी कि उनको एक हीरो की तरह देखा जाए, और इससे भी ज़्यादा वो नहीं चाहती थी कि उनको उनकी हेयरिंग प्रॉब्लम की वजह से कोई सिंपैथी दी जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका ये कहना था कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, मतलब कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और आपको पता है आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। एंड दैट हैपेंड, शी रीच्ड द टॉप, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule, मतलब कि जब वो उन्होंने मेहनत किया वो टॉप पे पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टीपर्कशंस, मतलब कि सॉट आफ्टर का मतलब आप ऐसे समझिए कि उनकी कितनी ज़्यादा डिमांड थी। मल्टीपर्कशनिस्ट मतलब इसका मतलब होता है कि केवल जाइलोफोन बजाना नहीं आता था, जाइलोफोन के अलावा ही काफ़ी पर्कशन इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते थे। और हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल से आप ये समझिए कि उनकी काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंसेज होती थी और कॉन्सर्ट्स होते थे, तो उनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक होता था। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में इन्हीं सब चीज़ों का मेंशन है। ओके, नाउ सो लेट्स मूव टू द 6th पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ में जो स्टोरी के राइटर है वो बताते हैं कितना फैसिनेटिंग होता है एवलिन ग्लेनी को बात करते हुए देखना। 2 आवर्स के डिस्कशन में एवलिन ने एक वर्ड भी नहीं मिस किया था। और एवलिन का ये कहना है कि मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, और ये कहते हुए हंस दी। अब समझने वाली बात यह है कि वो लिप रीडिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आइज के थ्रू ही सामने वाले की बात समझती थी। अब जिनकी दाढ़ी खूब ज़्यादा होती थी तो लिप रीडिंग करने में थोड़ी दिक्कत होती थी, तो इसलिए वो कहती थी कि मेन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। और इसके बाद जो स्टोरी के राइटर है वो कहती है कि एवलिन कितना फ्लॉलेसली बोलती हैं, मतलब कि फ्लॉलेस मतलब कि बिना किसी गलती के, एंड विद अ स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट मतलब होता है अ प्लेजेंट म्यूजिकल एंड रिदमिक वे ऑफ स्पीकिंग। मैंने बताया था कि वो स्कॉटलैंड से थी तो इसलिए वो एक स्कॉटिश लिल्ट में बात करती थी। तो इस पर एवलिन ने कहा कि नहीं, जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मुझे अच्छे से सुनाई देता था। तो राइटर ने बताया कि एवलिन ने फ्रेंच भी सीखा है और उन्होंने बेसिक जापानीज भी उन्होंने मास्टर किया है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोग को बताते हैं कि एवलिन कितनी अच्छी पर्सन थी कि जब भी उनकी कोई तारीफ करता तो वो इस बात को छुपाती थी। वो कहती थी कि नहीं नहीं, जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मुझे सही से सुनाई देता था। बट ये कहीं ना कहीं उनकी खुद की इतनी मेहनत है कि उन्होंने फ्रेंच भी सीखा, उन्होंने बेसिक जापानीज भी सीखा। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में इन्हीं सब चीज़ों का मेंशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं 7th पैराग्राफ की तरफ। और जहाँ तक बात म्यूजिक की होती है, एवलिन कहती है कि इट पोज इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, मतलब म्यूजिक उनके बॉडी पार्ट से होते हुए उनके अंदर जाता है। वो कहती है म्यूजिक से उनके स्किन में टिंगल होता है, टिंगल मतलब झंझनाहट, उनके स्किन में होता है, उनकी चीक बोन्स में होता है और हेयर में होता है। वो कहती हैं कि जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तो जो जाइलोफोन में जो स्टिक से जो बजाती है वो वाइब्रेशन स्टिक से होते हैं उनके फिंगर टिप्स में जाता है। जब वो ड्रम्स को बजाती है वो ड्रम्स के सहारे लीन होकर बजाती हैं, तो जो रेजोनेंस निकलती है वो अपने बॉडी में फ्लो होते हुए महसूस करती हैं। रेजोनेंस मतलब वाइब्रेशन एंड इको। और जब वो किसी वुडन प्लेटफॉर्म पे उनको परफॉर्म करना होता है तो वो शूज़ उतार देती हैं और नंगे पैर उस पर परफॉर्म करती हैं ताकि जो वाइब्रेशंस हो वो उनके पाँव से होते हुए उनके पैर में जाएँ। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में इन सब चीज़ों का मेंशन है। सो नाउ लेट्स मूव टू द 8th पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में ये बताया जाता है कि ये कोई सरप्राइज नहीं होता कि एवलिन हमेशा अपनी परफॉर्मेंसेस से ऑडियंस को इंप्रेस कर देती हैं। इन द ईयर 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, मतलब कि रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से उन्हें प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। सोलोइस्ट मतलब जो परफॉर्मर सोलो परफॉर्मेंस देते हो। और मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स का कहना है कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब कि भगवान ने भले ही उनसे उनकी सुनने की शक्ति ले ली हो मगर बदले में उन्होंने उनको कुछ बहुत कीमती दिया है। जो हम सुन पाते हैं वो हमसे भी कई ज़्यादा अच्छे तरीके से उस चीज़ को महसूस कर पाती हैं और इसी वजह से वो म्यूज़िक को इतने ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली यही सब चीज़ों का मेंशन होता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं 9th पैराग्राफ की तरफ। एवलिन ग्लेनी को काम करना बहुत पसंद है। वो कहती हैं कि उन्हें बस काम करना होता है। अक्सर क्लासिकल म्यूजिशियन से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है मगर उसके रिवॉर्ड भी काफ़ी एनॉर्मस मतलब बहुत बड़े होते हैं। और इसके अलावा वो प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट्स भी देती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी उन क्लासेस को देती हैं जहाँ यंग म्यूजिशियंस आते हैं। और एक संस्था है बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन, वहाँ से एक लेडी है एन डिशलिन। उनका कहना है कि एवलिन ग्लेनी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन, मतलब कि डेफ चिल्ड्रन के लिए वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है। और वो बच्चे कहते हैं कि अब ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ हम लोग नहीं जा सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में ये सब बातें होती हैं। Okay, now so let's move to the 10th and the last paragraph of the story. एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अचीव मोर देन पीपल ट्वाइस हर एज, मतलब कि एवलिन ने ऑलरेडी इतना अचीव कर लिया है जो उनकी उम्र से लगभग दुगने लोगों ने नहीं कर पाया है। शी हैज़ ब्रॉट परकशन इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम बैक ऑफ द ऑर्केस्ट्रा टू द फ्रंट, मतलब कि जो परकशन इंस्ट्रूमेंट्स जैसे जाइलोफोन, ड्रम, वो ऑर्केस्ट्रा में काफ़ी पीछे बजाए जाते थे, वो उन्हें लेके फ्रंट पे आई हैं। उन्होंने कहा है कि दिस टाइप ऑफ म्यूजिक कैन बी वेरी मूविंग। मूविंग का मतलब है कि इट कैन डीपली अफेक्ट पीपल्स फीलिंग्स। और वो एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है उन लोग के लिए जो हैंडीकैप्ड है।
वो लोग अब एवलिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू द ऑडियंस थ्रू हर म्यूजिक, मतलब कि उन्होंने बहुत खुशियाँ दी हैं ऑडियंस को अपने म्यूजिक से। So this was the end of the chapter. I hope you all understood it. We'll meet in the next video. Thank you so much for watching. Till then, keep studying.